जो वकूआ हुआ है जिस जगह का, वो जगह के हकायक क्या है। अगर मैं अपने हकूक का तफज नहीं कर सकता तो मैं अपनी अवाम, अपने दोस्तों, अपने लोगों के हकूक का क्या तफज कर। थाना सिटी यहाँ से दूर नहीं है। SHO साहब आ जाए, यहाँ पे इलाका के मुनज़ीर भी बैठे हैं, साफी भी बैठे हैं पूरे जिले के, यहाँ पे आ जाए, मैं दावत देता हूँ। DSP साहब भी आ जाए, दोनों आके मुझे हलफ दे दे, हम FIA को प्रोटेस्ट करें। मैं अपनी जमानत भी वापस ले लूंगा, अपनी गिरफ्तारी भी दे। ये जो काली भेड़े वर्दी में यहाँ पे आपने मुसल्लत की हुई है हमारे ऊपर, इनका भी एहतसाब करें और इस वाक़े की मुनसिफाना इंक्वायरी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ रोज पहले मेरे और मेरे तकरीबन 6-7 साथियों के ऊपर एक FIR दर्ज की गई जो बिल्कुल बेबुनियाद, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका जो मतलब रखा गया कि मैं किसी जमीन के ऊपर कब्जा करने गया हूँ और मसल्ला कलेक्शन को जो मेरे साथ थी, मेरे साथियों के बिन मसल्ला थे, मेरे गार्ड्स, और मैंने जाके किसी की जमीन पे सियालकोट रोड पे कब्जा करने की कोशिश। ये जो FIR उन्होंने दी, इससे हकायक से बिल्कुल हट गया। मैं आपको तमाम सबूत, प्रूफ और चीजें भी मुहैया करूंगा, प्रोवाइड भी करूंगा, और मैं अपनी बात के दौरान आपको फर्दर वो चीजें दिखाता भी रहूंगा। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हिस्से में मैं जो वकूआ हुआ है जिस जगह का, वो जगह के हकायक क्या है उसके बारे में आपको आगाह करूंगा। दूसरे हिस्से में हम FIR भी ऊपर आएंगे, और तीसरे हिस्से में मैं अपने मौजूद साथियों के सवालों के जवाब। सबसे पहले ये जो रकबा सियालकोट रोड पे मौजूद है, ये मोहम्मद शमशेर भुट्टा और कौसर उसकी एक भाभी है, उसके नाम इमरान इशरत, और उसका भाई है उसका, इन तीनों का ये जो रकबा जो मैंने खरीदा, ये इनका अबाई रकबा था। अबाई रकबा ये खाना जब इसकी काबत से अपने रकबे के ऊपर, और इनकी बरादरी के लोग जद्दी रकबा जिसको आप बोलते हैं, काफी अरसे से तकरीबन 2 साल लगा लें। उसके बाद इन्होंने जहां जहां पर ये काबिल से वहां पर इन्होंने इत्तफाक़े राय से इसको तकसीम कर आपस में बैठ के सब ने, जहां जहां पे बैठे हैं वहीं पे वो रहे, उसका वही रख। जब इन्होंने तकसीम कर लिया तो इसको हतमी शक्ल दी गई 2019 कानूनी, वो कानूनी हैसियत अख्तियार कर गया AC साहब और महकमा रेवेन्यू ने, तो उसी नक्शे के मुताबिक तकसीम कर दिया जो उन्होंने इत्तफाक़े राय से आपस में किया। बाद में जैसे ये सियालकोट रोड निकला है, आपको पता है जहाँ से DT रोड निकल जाता है जमीनें महंगी हो जाती, तो ये सारी कहानी वहां से शुरू हुई, और जमीनें महंगी हुई तो आपस में भाइयों में नाजात पड़ गई, इसको पड़ गए, लालच आ गया दिल में, तो इन्होंने एक दूसरे पर केस करना शुरू कर दी। जो ये सिविल कोर्ट्स में भी गए, सिविल कोर्ट से भी इनके स्टे वगैरह खारिज होते रहे। उसके बाद इन्होंने सारे मामला किए। फिर ये जगह मेरे पास शमशेर, इशरत, इमरान और इनका भाई है सलीम, इन तीनों भाइयों ने मुझे कहा जी हमने अपना रकबा सेल करना है, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप ले लें, क्योंकि मेरा ये कारोबार है, मेरा ये रोजगार है, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हूँ। मैंने जाकर वो रकबा देखा, उसके डॉक्यूमेंट चेक किए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सारी डिटेल ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। वो रकबा ये इन्होंने तकसीम जब करवाई है ना जी, ये नक्शा, जिस नक्शे के तहत इन्होंने तकसीम अपनी करवाई, और ये वो नक्शा जहाँ पे इन तमाम भाइयों के दस्तखत मौजूद है जो इत्तफाक़े राय किया था, इसके ऊपर दस्तखत और निशान अंगूठा उन भाइयों के मौजूद है। और ये स्टाम्प है जी जो तकसीम के वक्त इन्होंने तहसीलदार साहब को, AC साहब को दिया कि हम इस नक्शे के मुताबिक अपनी तकसीम करवाना चाहते हैं। ये वो चीजें हैं, ये कानूनी। फिर वो तहसीलदार साहब ने नोटिस जारी किए जो जो उस रकबे में मुश्तरका हिस्सेदारान थे, फिर उसको एक कानूनी शक्ल, जो भी उन्होंने अपना कानूनी प्रोसेस करना था वो कर दिया। तो मैंने जैसे ही पटवार खाने से महकमा रेवेन्यू से इसका रिकॉर्ड चेक किया तो रकबा बिल्कुल क्लियर। मैं गया मौके पे जाके मैंने रकबा चेक किया, मैंने कहा ठीक है, मेरी इनसे डील हो गई। जैसे डील हुई मैंने इनको पेमेंट जो है ना वो कर दी। पेमेंट करने के बाद, क्योंकि हमारा इनके बड़ा दरीना तल्लक है, कारोबार भी इकट्ठे तकरीबन करते हैं, ये जब मैंने इनसे रकबा खरीदा ना जी, तो उस वक्त उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड से मुझे ये फ्रेश फर्द अपनी सबूत मलकियत के मुहैया, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये इनकी मलकियत के फ्रेश सबूत इन्होंने मुझे मुहैया किए रेवेन्यू से। और ये इन स्टाम्प के तहत मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि मैंने इनसे जगह परचेज कर, ये हो गया खरीदारी का अमल। मैंने जाके अपनी एप्लीकेशन उनको दी, मेरे साथ 8-10 मेरे मौजूदीन दोस्त से इलाका के। मैंने कहा जी आपका रात को तफ्तीशी आया है, उसने आके मौका देखा है, वो चला गया, मुझे पता है उसने आपको आके क्या कहा है। कहता जी क्या कहा है? मैंने कहा उसने 1-5 का भी रिस्पॉन्ड ये किया और आपको भी उसने ये कहा कि फेक कॉल है। मैंने कहा जी मैं आपको फेक कॉल करने वाला लगता हूँ? फिर मैंने उनको चैलेंज दिया SHO साहब को उन मौजूदीन इलाका के सामने, वो इस वक्त इधर मौजूद है सारे। मैंने कहा जी अगर आप ये साबित कर दें कि आपका तफ्तीशी रात को जाए वकूआ पे पहुंचा है, अंदर गया उस खाते में जहां से फायरिंग हुई है,
तो मैं अपनी एप्लीकेशन भी वापस लेता हूं, आपसे भी और पब्लिक से भी माजरत करता हूं। जब वो बंदा अंदर गया ही नहीं, उसको पता ही नहीं, मेरे से उसने बात नहीं की, पूछा नहीं, तो उसको कैसे पता चल गया? अगर ये इस बात की तस्दीक हो जाए तो या आप उसके खिलाफ रिटर्न लिखें और मेरा पर्चा दर्ज करें। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं 4 बजे आपके पास तो वो आए, हुआ, देखा, चले गए। कोई FIR नहीं, कोई मुझे जवाब नहीं, कोई बात नहीं की। आज मेरे ख्याल से 12-13 दिन इस वकूए को भी गुजर गए हैं। आप सारे भी आए, आपने कवरेज की, मैंने हाईलाइट करने से आपको रोका। वो क्यों रोका? मुझे इन्होंने कहा जी हमें कोई टाइम दे, हम कर रहे हैं, DPO साहब से बात कर रहे हैं, DSP साहब से बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कर लें। उसका भी कोई जवाब नहीं। ठीक उसके चंद रोज बाद ये वाला वाकया हो गया मेरे साथ। तो ये वाकया बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल हकीकत के बरक्स है। SHO साहब को अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक नहीं दी कि जो हम 2 बजे एप्लीकेशन आपको दे के आए, सॉरी 12 बजे, उस पर आपने कोई अमल दरामद नहीं किया, बंदे बुला के आपने FIR दे दिया। और FIR आपने किस पे दी है? एक वीडियो के बिहाफ पे। वो वीडियो जो आप सब लोगों के पास है, वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल है। मैं कहता हूं मुझे SHO साहब साबित करें उसी वीडियो में से कलेक्शन कॉप किधर है, वो क्यों उन्होंने लिखा? हाँ लिखते, मारकुटाई हुई है, देते, मारकुटाई का देते। फिर ये लिखते कि जमीन किसकी है, जमीन का मालिक कौन है, फिर उसके बाद FIR दर्ज करते, हकायक पे मबनी FIR दर्ज करते। ये सरासर कोई इंतकामी कार्रवाई की जा रही है मेरे खिलाफ। तो शायद मैं समझता हूं कि SHO साहब किसी भूल में है कि हम खामोश बैठेंगे। हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारा मजहब भी कहता है कि अपने हक के लिए उठे, जो अपने हक के लिए नहीं उठता वो भी कोई इंसान नहीं है। तो मैं एक बाइज़ शहरी हूँ, जिम्मेदार शहरी हूँ। सियासत से भी मेरा तल्लक है, अप्लाई कानून से भी मेरा तल्लक है। अगर मैं अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो मैं अपनी अवाम, अपने दोस्तों, अपने लोगों के हकूक का क्या तहफ़्फ़ुज़ करूंगा? तो ये बातें आपको बताने का मकसद ये था कि ये सारा सिनेरियो उसने किया है, जिसका कोई भी पूछने वाला उससे नहीं है कि भाई क्यों हुआ है। मैं आपके तवज्जुह से DPO गुजरात से अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी ये जो काली भेड़े वर्दी में यहाँ पे आपने मुसल्लत की हुई है हमारे ऊपर, इनका भी एहतसाब करें और इस वाकये की मुनसिफाना इंक्वायरी करें। अगर इसमें मेरा एक बाल बराबर भी कोई मेरा फॉल्ट हो या इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो ये भी FIR रहने दे, इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी मेरे ऊपर करें। ये मैं DPO साहब को खुल्लम खुला कह रहा हूँ। या थाना सिटी यहाँ से दूर नहीं है, SHO साहब आ जाए, यहाँ पे इलाका के मुलज़ीम भी बैठे हैं, साफी भी बैठे हैं पूरे जिले के, यहाँ पे आ जाए, मैं दावत देता हूँ। DSP साहब भी आ जाए, दोनों आगे मुझे हलफ दे दे, हम FIR को प्रोटेस्ट करें। मैं अपनी जमानत भी वापस ले लूंगा, अपनी गिरफ्तारी भी दे, आगे मुझे यहाँ पे हलफ दे कि FIR हकीकत में मबनी है, मैं अपनी जमानत भी, बेल भी वापस लूंगा और हम सजा भुगतें। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मेरे साथ ये ज्यादती हो सकती है तो मेरे शहर के इलाके के जो लोग हैं, गरीब अवाम है, या जो शरीफुल नफ्स लोग हैं, जिनके इतने वसाइल नहीं, या जो इतने असर रसूख वाले नहीं, या जितने इतना मामला नहीं रखते, अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो कल को उनके साथ क्या होगा या क्या होता होगा? अगर मैं अपने हुकूक का डिफेंड नहीं करूंगा तो मैं उनका भी नहीं कर सकता। तो मैं बरबला क्लियर SHO सदर को कह रहा हूं कि अगर उसने मेरे जो बंदे, जिसमें सारे बंदे वकूए के टाइम कोई वहां पे मौजूद नहीं था, इन्होंने नाजायज एफर्ट दिया है। जो बंदे उसमें चौधरी बशीर साहब है, मराजुद्दीन भट्ट साहब है, शेख उस्मान है, मरेज गोंदल है, मलक खुर्रम है, ये वो लोग हैं जो मेरे साथ वहां पे नहीं है। उनको इन्होंने बेमकसद FIR में रखा है। अगर इनमें गैरत और शर्म और हया है तो उनको फौरी तौर से मुकदमे से फारिग करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला मुझे अपना दिफा करना आता है कानून के और आइन के दायरे के अंदर रह के, और मैं कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा जो कानून की तजावुज हो। कानून के अंदर रह के मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ भी करूंगा और इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया था और जाली और बेबुनियाद FIR किस तरह काटी जाती है। मैं भी आपको ये वाद कर रहा हूं, आपकी मेहरबानी है उन शरीफ लोगों को FIR से निकालें जिनका बिल्कुल कोई तल्लुक नहीं है। वो तो एक सिफारिशी के तौर पे गए थे, एक बात सुनने के तौर पे गए थे मुअज़्ज़िज़ीन लोग। तो अगर आपने उनको ना निकाला तो हम कानूनी चारा जो तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी पाकिस्तान की अदलिया पे पूरा एतमाद है, मुझे DPO साहब पे भी एतमाद है कि इंशाअल्लाह ताला वो शफाफ इंक्वायरी करा के मुझे इंसाफ देंगे और जो इंसाफ के तकाजे उसको पूरा करेंगे। बाकी एक मैं DPO साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि बराए मेहरबानी
इस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत ना करें जो शहर का माहौल खराब कर रहे हैं और आए दिन लोगों से 5,000 2,000 तक ही ऐसा चलते जोड़ते। अगर आप कहेंगे तो आपको सबूत भी फराहम कर दिए जाएंगे, लेकिन मैंने क्या करना है, ये मीडिया वालों के पास होंगे सबूत साहब के पास, इनको आप अकेले अकेले बुला के पूछ लीजिएगा, ये सारी रेपुटेशन आपको बता देंगे एसएचओ साहिबान की। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है डीपीओ साहब से भी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि डीपीओ साहब इस पर एक्शन लेंगे और मुंसिफाना इंक्वायरी करके मेरिट पे इसका फैसला करेंगे। और अल्लाह खैर करेगा, मुझे अदलिया पे भी पूरा इत्मीनान है कि अदलिया से भी मुझे इंसाफ मिलेगा। दूसरा, जो लोग इस मुहर्रकात के पीछे हैं, इन लोगों के पीछे हैं जो इनके सहूलतकार बने हुए हैं, मुझे सबका इल्म है, सबका पता है। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा, वो कल भी मेरे लिए काबिल एहतराम थे, वो आज भी मेरे लिए काबिल एहतराम है और कल भी काबिल एहतराम रहेंगे। ना मेरी ये तरबियत है, ना ये मेरी अखलाकियात मुझे ये इजाजत देती है। हाँ, जब कभी वो खुल के मेरे सामने आए तो इंशाअल्लाह ताला मैं खुल के उनका भी मुकाबला करूंगा। तो अल्लाह का फजल करम से मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हूँ और बखूबी करूंगा इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरी अवाम, मेरे लोग हक और सच के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। अगर हमें इंसाफ ना मिला, मेरे वो बेगुनाह साथी फौरी तौर पर बरी ना किए गए, तो इसका नतीजा शरई तौर पे गलत साबित होगा, गलत निकलेगा। मैं अपना तफस्सुस कानून के दायरे में रह के करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि यह फिर खारिज होगी बेबुनियाद, और जो मेरी एप्लीकेशन है उस पर मुकदमा डीपीओ साहब खुद दर्ज करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 1.5 साल से देखिए आपके वालिद साहब की 50 साल खिदमत है इस इलाके के लिए, तो आप भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उसी तरह आपने अपने साथियों को, लकाए बाप को लेकर चल रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि इस दफा हमारा सूबाई नुमाइंदा हमारे जलालकोटा शहर से हो, तो आप अपनी लीडरशिप से बात करें, आप डिजर्व भी करते हैं, आप उनसे बात करें। तो मैंने 1.5 साल पहले वर्बरी बात की है MNA चौधरी हुसैन अली साहब से, वजाज साहब से भी, परवेज साहब से भी। फिर 1.5 महीना पहले जब ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई है, तो मैंने इन रिटर्न एप्लीकेशन मूव कर दी चौधरी परवेज साहब को, वजाज साहब को, हुसैन साहब को और चौधरी मोहम्मद सलाई साहब को टिकट के हसूल के लिए, जिसे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, सराहा भी। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह वक्त आएगा तो इस पर हम करेंगे, इंशाल्लाह आपका हक बनता है। मैंने एक चीज उनको रिक्वेस्ट की उस वक्त एप्लीकेशन देते हुए, मैंने कहा जी कि हमारी सियासत आप तक है, आपसे शुरू है, 50-60 साल तल्लक है मेरे वाला साहब का, तो आप तक ही रहेगी। लेकिन इस दफा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, टिकट मेरिट पर देना है और मुझे सेटिस्फाइड करना है कि इसको आप टिकट दे रहे हैं, ये तुमसे बेहतर है। मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं, मैं उसके पीछे चल पड़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, इसी तरह होगा। जैसे ये वक्त आया, मैंने मांगा दोबारा, तो मेरे लीडरान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हाल ही उन्होंने PTI में शमूलियत की है अपनी जमात से हटके, तो बहुत सारी चीजें उसमें चेंजिंग आ जाती हैं। तो नया काम है, पुराने होते तो चले कुछ चीजें हम बंदा अपनी भी मनवा लेता है। तो मैंने ऐलान कर दिया कागजात जमा कराने का, इलेक्शन लड़ने का। उसी दिन घंटे 1.5 घंटे बाद तो मोहम्मद सलाई साहब का टिकट कंफर्म हो जाता है। मुझे परवेज साहब और वजाज साहब इस्लामाबाद बुला लेते हैं। मेरे वो लीडर है, मेरे वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। मैं उनके कहने पे इस्लामाबाद चला जाता हूँ तो मुझे वो हकायक से आगाह करते हैं। इसमें कोई मुल्की लेवल पे कोई हर जमात के अपने अपने मामलात होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होते। उसमें कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से मजबूरन चौधरी मोहम्मद सलाई साहब को यहाँ से इस हल्के से इलेक्शन करवाना उन्होंने जरूरी समझा। तो मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, ये मेरे लीडर है, मुझे खुशी है कि मेरे लीडर के घर से कोई बंदा हमारे इलाके में आके इलेक्शन लड़े, तो इंशाल्लाह ताला जो भी ड्यूटी मेरी आप लगाएंगे मैं डट के और अपना इलेक्शन समझ के इसको लड़ूंगा। तो वहां पे मजाकन मुझे परवेज साहब ने मुझे कहा जी अब ये झंडा आपके हाथ में दे दिया, अब आपका काम है इसको लेके चलना। मैंने कहा जी चलें, इंशाल्लाह इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो मेरे कागज नामजदगी जमा ना कराने की एक वजह ये थी। दूसरा, मुझे उन्होंने कहा जी कि आप बेफिक्र रहें, हम सारी जिंदगी आपके घराने को नजरअंदाज नहीं किया और हम आपके घर को अपना घर समझते हैं, और ये जो मोहम्मद सलाई है आपका बड़ा भाई है, आप उसकी कंपेन करें। मैंने कहा जी उसको रखे महलने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप ड्यूटी लगाए, हम उसको विन कराएंगे इंशाल्लाह ताला अच्छे खासे मार्जिन से।
और रिकॉर्ड लीड मिलेंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा जी कि आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ताला इस लेवल का मनसब नेक्स्ट जब भी आएगा तो उस पर इंशाल्लाह ताला आप ही होंगे, चाहे वो एमपीए का हो या चाहे वो इस लेवल का तहसील में हो या कोई भी नेक्स्ट कोई भी अगर ऐसी कोई ऑप्शन आती है तो वो उस पर हम आपको इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे। आप अपने वर्कर्स को और अपने साथियों को भी ये चीज़ बता दें। मैंने कहा जी ये चलें, ये आपकी मेहरबानी है, जरा नवाजी है, आपने ये फैसला कर दिया है तो मेरे लायक जो भी ड्यूटी होगी मैं इंशाल्लाह उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। ये थी एक सियासी बात, क्योंकि बीच में ये मामला आ गया, मैं अपने साथियों को भी ये चीजें नहीं बता सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी 50 साल 60 साल सियासी रवायत को अपने वाला साहब की को बरकरार रखते हुए इंशाल्लाह ताला हम चौधरी मोहम्मद सलाही साहब की कंपेन भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला पीडीएम के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको लग समझ जाएगी इस दफा। अगर मेरी जिम्मेदारी लगाई चौधरी परवेज अली साहब ने, चौधरी मोहम्मद सलाही साहब ने इलेक्शन लड़ने की मोहम्मद साहब का, तो अल्लाह का फजल करम से मैं पीडीएम के कैंडिडेटों को गलियों में दौड़वाऊंगा आगे लगा के इंशाल्लाह। और अपने दोस्तों की मदद से, अपने साथियों, अपने बुजुर्गों और इनकी मदद से इंशाल्लाह ताला इनको रण समझ जाएगी। मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, ना मैं किसी का कोई जिक्र करना चाहता, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, आप में से आप कोई सवाल जवाब करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। फिलहाल सब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बड़ा ब्रीफली ये बता दिया कि वो तो जमीन आपकी अपनी थी, अपनी जमीन पर अगर कोई जाता है तो वो कब्जा तो वैसे गिना भी नहीं जाता। एक तो ये साबित हो गया कि कब्जा का जो एफआईआर या दफा लगाई गई 440 वो भी बिल्कुल ही झूठी नजर आती है, आपकी जो तमाम सबूत आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए। दूसरा, कुछ लोग जो उन्होंने गिरफ्तार शो किए वो भी आपने बताया कि वो तो ना मौका पर मौजूद थे और ना ही मौका से गिरफ्तार हुए हैं। तो ये एफआईआर का मकसद क्या सियासी तौर पर आपको कमजोर करना है? क्योंकि एफआईआर उस वक्त भी जब आप परवेज खिलाफी और बजाज हुसैन से मुलाकात करने के बाद सामने आए थे। आपके सवाल में आपका जवाब भी छुपा हुआ है। एक तो ये नाजायज एफआईआर आपको तो समझ आ गई है, ये उसका भी असरात हो सकते हैं। मैंने एक अपनी स्पीच में ये जिक्र किया था कि जो पीछे मुहर्रकात है, जो शख्सियात है, जो सहूलतकार है, इसके मुझे उन सब का पता है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो ये मत समझे कि मैं किसी बात से गाफिल हूं। तो जाहिर बात है ये सियासी इंतकाम है, उनको पता है कि अगर बिलाल ने मोहम्मद सलाही की कंपेन शुरू कर दी तो हमारा क्या बनना है। तो बस यही वजह, आप माशाल्लाह समझदार है, सारी चीजों का आपको पता है। लेकिन इंशाल्लाह इनको यह नहीं पता कि बिलाल बाबर सिंह खोखर का बेटा है। डट गया तो डट गया इंशाल्लाह ताला। बदमाशी मैंने चलने नहीं देनी अब जलालपुर जट्टा में। कानून के दायरे में रह के मैं डट के मुकाबला करूंगा, चाहे कोई बदमाश हो या कोई पुलिसगर्दी करने की कोशिश करेगा। बिलाल साहब, ये आपसे पूछना था कि ऐसे जो आपके जो साथी हैं उनके साथ जो रवैया है वो बड़ा गैर इंसानी रवैया है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जाहिर बात है, जब एसएचओ ने एक इंतकामी कार्रवाई, एक झूठा एफआईआर दिया जो मैंने आपके सामने साबित कर दी है, कागज सारे आप उससे इनकी कॉपीज जो है सारे साथियों को मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा और बाई हैंड दूसरी लिक्विड कॉपी में भी दे दूंगा। तो जब ये एफआईआर उसे की झूठी है तो जाहिर बात उसे मेरे साथियों को तकलीफ तो पहुंचानी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत दे, हम इसका मुकाबला करेंगे। और अगर एसएचओ साहब ने मेरे साथियों को अब तंग किया, जिस तरह कि वो पिछले 2-3 दिन से उनका लहजा उनके साथ अच्छा नहीं है, कोई वो दहशतगर्द नहीं है, कोई वो चोर नहीं है, डकैत नहीं है, ना तुमसे चोर पकड़े जाते हैं ना तुमसे डकैत पकड़े जाते हैं। आप सब साथी गवाही दे, रोज डकैतियां नहीं होती, रोज चोरियां नहीं होती, रोज फायरिंग नहीं होती, कितने ये पकड़ता जाके बंदे। और इसने खुद एक इंटरव्यू दिया है आकाश न्याजी साहब को कल कि मैंने मुख्तलिफ डेरों पे जाके पकड़े हैं। और यार तू ऐसा चोर, तुमने अलग लिया हुआ है, इतना बड़ा झूठ कि मैंने ये लोग मुख्तलिफ डेरों और घरों पे जाके पकड़े हैं। अगर तुम ये साबित कर दो, मैं ये एफआईआर के साथ की 10 एफआईआर मेरे ऊपर होता हूँ। आ जाए यहाँ आ जाए, कितनी दूर है, अगर वो आप नंबर मिलाए, नहीं तो सारे चले मेरे साथ, मैं चलता हूँ थाने अलग दे कि ये सच है। ये बात अगर सच है तो मैं आपके सामने अभी अपनी जमानत के कागजात फाड़ दूंगा और जो जमानतें मैंने अपने साथियों की अप्लाई की है मैं वो भी वापस ले लूंगा, हम एफआईआर भुगतेंगे। तो अगर ये हलफ ना दे सका
तो मैं DPO साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भी इबरत का निशान बनाया जाए, क्योंकि हमारे शहरियों को नाजायज तंग कर रहा है। ना उन बुजुर्गों का सियासत से कोई तल्लक है, ना उन बुजुर्गों का किसी दूसरे मामला से कोई तल्लक है। वो एक शरीफुल नफ्स शहरी है, अपना कारोबार करते हैं, अपना रोजगार कमाते हैं और बीमार है। उनमें से 2 मेरे बुजुर्ग ऐसे हैं जो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, उनकी इस वक्त मेरे ख्याल से कुछ 70-72 ईयर्स एज है। उन्होंने कलेक्शन को पकड़नी थी यार, वो खुदा का हो खाओ। इमरान साहब, जिस तरह आपके ऊपर ये FIR दर्ज की गई है, ये बिल्कुल एक रवायती FIR। जितने भी जलालपुर जट्टा के पॉलिटिकल और मौजूदा शुरफा हैं, उनके ऊपर नॉन बेलेबल ऑटोमेटिक हथियार जो है वो वेपन डाले गए हैं उनके ऊपर सारा। तो आप इस हवाले से क्या समझते? जी शाहनवाज साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बिल्कुल इसी तरह ये थी कि ये जो उन्होंने FIR दी है मेरे साथियों के ऊपर, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। और मेरे ऊपर 70,000 रुपए, ये मैंने वो किसी में सोशल मीडिया में सुना था, इंटरव्यू में भी उसने कहा है कि बिलाल ने 70,000 रुपए मेरी जेब से निकाल लिया, मेरा मोबाइल भी ले लिया। मैं जब अपने कमरे से निकल के बाहर आता हूँ ना, तो आने तक 70,000 में हट चुका होता हूँ। जो मोबाइल उसके पास है, यहाँ पे मेरे गार्ड और मुलाजिम खड़े हैं, किसी का भी आप मोबाइल चेक कर ले, वो उससे 10 गुना बेहतर होगा। तो ये तो बात होगी यहाँ पे बेबुनियाद। असल में इनको खौफ इस चीज से है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसको मैं इंटरिम गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, ये कोई इंतकामी गवर्नमेंट है। एक खौफ सब है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाता है तो वो शायद आके पाकिस्तान की हालत तब्दील कर दे। और इमरान खान के जो हमायती हैं, सपोर्टरान हैं, उनको ये फर्दर हर सतह पे, अभी ये सूबाई सतह पे इन्होंने ये अमल शुरू किया है। मुझे तो ये लगता है जिस तरह ये घटिया हरकतों तक उतर रहे हैं, ये शायद वार्स की हद तक न चले गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फजल करम से हम इनका डट के मुकाबला करेंगे। और अपने तमाम साथियों का, जितने भी मेरे साथी हैं वार्ड लेवल पे, मल्ला लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, मैं अकेले अपना नहीं, अल्लाह का फजल करम से मैं अपने हर साथी का डट के तवज्जो करूंगा और मैं उसके आगे हर मैदान में खड़ा होगा। तो ये SHO साहब की हरदर्मी है, बाज आ जाए। जी बिलाल साहब, बातें बड़ी हो गई हैं, तो यहाँ पे अब एक सियासी सवाल है कि चूंकि आपकी 50 साल रफाकत जो है वो ज़हूर पैलेस के साथ है। परवेज इलाही साहब ने, जो इम्तियाज साहब ने आपसे रब्ता किया, तो क्या शुजात साहब के भी किसी ने रब्ता किया आपसे? बात इस तरह के शुजात साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आप उनका नाम लेंगे तो मैं यही कहूंगा कि मैं अगर अपने वालिद के बाद एहतराम करता हूँ तो मैं चौधरी शुजात साहब का एहतराम करता हूँ। मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन है तो सारे चौधरी ज़ौरुल्लाह शहीद के खानदान। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी नहीं बल्कि मेरे तमाम जलालपुर शहरियों की, मेरे साथियों की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये खानदान एक हो जाए और हमें किसी इम्तिहान से ना गुजरना पड़े। तो चौधरी शुजात साहब, विजाज साहब को भी उतनी अजीज है, परवेज साहब को भी उतनी अजीज है, हमें भी उतनी अजीज है। और मुझसे रब्ता करें या ना करें, मेरे लिए मुकाबले एहतराम है। लेकिन मेरी रफाकत सियासी चौधरी परवेज, चौधरी विजाज साहब, हुसैन साहब के साथ है। तो इंशाल्लाह सियासत में मैंने उनके साथ ही चलना है। तो ये अगले फैसले जो है, हमने सियासत में किस तरीके से, किस तरह चलना है, ये अभी तक मैंने फैसला नहीं किया। साथ में चौधरी परवेज, चौधरी विजाज और चौधरी हुसैन लाई के साथ हूँ, चौधरी मोहम्मद लाई के साथ हूँ। PTI की मार्च में शमूलियत का मैंने अभी फैसला नहीं किया। हम बाकायदा अपना लायामंद देंगे कि हमने आगे किस तरह चलना है। बाकी चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज, चौधरी विजाज साहब, चौधरी मोहम्मद साहब, चौधरी हुसैन साहब, हम इनके साथ खड़े हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस खानदान को दोबारा एक करे ताकि ये हमारी सरपरस्ती करे और इनकी क़यादत में ही हम अपनी सियासत को आगे लेके चलें।